आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सिब्बल की डिनर डिप्लोमेसी। कांग्रेस के G23 ने विपक्षी एकता का दिखाया दम। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने वालों की हुई पहचान, दिल्ली पुलिस सख्त, गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने अमृतसर में गिराए ग्रेनेड और टिफिन बम। ओबीसी आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक के क्या होंगे फायदे। यूएनएससी बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता से क्या बदलेगा। तालिबान ने कुदुज शहर समेत देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया, अमेरिका ने मुकाबले के लिए B-52 बॉम्बर भेजे। चीन में घातक एंथ्रेक्स निमोनिया का मामला आया सामने। केंद्र ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की ब्याज दर बढ़ाने पर संसद में दिया जवाब। राखी सावंत ने जमकर लगाई शर्लिन चोपड़ा की क्लास, कहा सबको पता है तू क्या काम करती है। और दिल्ली में ओलंपिक मेडल विजेताओं का सम्मान। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के तमाम नेता इसे लेकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसी ही कवायद सोमवार की देर शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की ओर से नजर आई, जहां डिनर पर उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया। यूं तो कांग्रेस लगातार विपक्ष को गोलबंद करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ब्रेकफास्ट पर तमाम विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की थी, लेकिन सोमवार की कवायद इस मामले में अलग कही जा सकती है। कारण है कि इसका आयोजन कांग्रेस के उस धड़े ने किया था जिसे इन दिनों सियासी गलियारों में G23 के नाम से जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर में कुल 17 विपक्षी दल के 45 नेता शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि इस डिनर पार्टी में लालू यादव भी मौजूद थे। जंतर मंतर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ नारेबाजी किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। भड़काऊ नारे लगाने वाले बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय और अन्य की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली पुलिस इस तरह के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में आपसी सद्भाव खराब नहीं होने देना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भड़काऊ नारे लगाने वालों की पहचान हो गई है। वीडियो में भगवा कपड़ा पहने जो नारे लगाता दिख रहा है उसका नाम उत्तम मलिक है। दूसरा आरोपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला दीपक सिंह है। तीसरा आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है। इसका नाम पिंकी भैया बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिंकी भैया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार हमला करने की कोशिश भी की थी। चौथा आरोपी विनीत उर्फ क्रांति बताया जा रहा है। इन चारों की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। स्वतंत्रता दिवस के पहले पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब में सीमा से सटे एक गांव में ड्रोन से हथियार गिराए गए हैं। हालांकि गांव वालों की मुस्तैदी से एक बड़ा खतरा टल गया है। पंजाब पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि अलग अलग थैलियों में IED, हैंड ग्रेनेड और कारतूस भेजे गए थे। ये सारे हथियार ड्रोन से गिराए गए। घटना के बारे में पंजाब DGP दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अमृतसर में रविवार शाम को रूरल एरिया से हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स में IED और कारतूस बरामद हुआ। उन्होंने बताया है कि बच्चों के टिफिन बॉक्स में IED बम फिट किया गया था। पाकिस्तान सीमा से सटे डली के गांव से IED बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। इस ड्रोन के माध्यम से बैग में भेजा गया था। बैग में हथियारों का जखीरा था। जानकारी के मुताबिक इसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 100 9mm कारतूस और टिफिन बम मिले हैं।
न्यू पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से जुड़ा जो बिल लोकसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया है, उसका असर दूरगामी भी है और राजनीतिक भी। पेगासस के मुद्दे पर लगभग मॉनसून सत्र बर्बाद हो गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर संविधान बिल 2021 को सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही 15 पार्टियों का भी समर्थन मिल गया है। इसलिए इस विधेयक के पास होने की संभावना बढ़ गई है। संविधान के अनुच्छेद 342A और 366C में संशोधन को अगर आज संसद में मंजूरी मिल जाती है तो राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करके उन्हें आरक्षण का लाभ दे सकेगी। मराठा, जाट, पटेल, लिंगायत सहित कई वर्ग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी ने सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वर्चुअली हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की अध्यक्षता करेंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। 1 अगस्त को ही भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता आई है। पूरे अगस्त महीने तक भारत यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा। समझते हैं यूएनएससी क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने रविवार तक कुदुज समेत उत्तरी अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। देश के उत्तर में स्थित प्रोविंशियल कैपिटल सर ए पुल पर भी तालिबान कब्जा कर चुका है। इससे अफगान सरकार के सामने बड़ी मुश्किल आ गई है। इधर तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर और स्पेक्टर गनशिप अफगानिस्तान भेज दिए हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर के एक एयरबेस से उड़कर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इसने कंधार, हेरात और लश्करगाह के आसपास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हेलमंद प्रोविंस के लश्करगाह इलाके में अफगान एयरफोर्स ने हवाई हमला किया, जिसमें अलकायदा से जुड़े 3 पाकिस्तानियों सहित 572 तालिबान आतंकी मारे गए। चीन के उत्तर में स्थित हेबई प्रांत के चंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूषित उत्पादकों के संपर्क में आया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने बीजिंग रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के हवाले से बताया कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद उसे 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बीजिंग लाया गया था और पृथकवास में रखकर उसका इलाज किया गया था। बीजिंग CDC के मुताबिक मवेशियों और भेड़ों में एंथ्रेक्स की मौजूदगी होती है। बीमार जानवरों या दूषित उत्पादकों के संपर्क में आने से इंसान भी संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के करीब 95% मामले त्वचा के संपर्क में आने के साथ होते हैं और इससे फफोले बनते हैं और त्वचा संबंधित विकृति पैदा हो जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक एंथ्रेक्स निमोनिया होता है। यह बीमारी तब फैलती है जब किसी व्यक्ति में सांस के जरिए बैसिलस एंथ्रेक्स शरीर में चलता है। एंथ्रेक्स इंसान से इंसान के बीच सीधे फैल सकता है, लेकिन यह फ्लू या कोविड-19 की तरह संक्रमण नहीं है। केंद्र सरकार को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल सरकार ने 2005 में SGB स्कीम की शुरुआत से अब तक 31,290 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि इस स्कीम का मकसद लोगों को वैकल्पिक फाइनेंशियल असेट तैयार करने का जरिया उपलब्ध कराना था। साथ ही उन्हें SGB स्कीम के जरिए फिजिकल गोल्ड की खरीदारी का विकल्प भी मिला। बता दें, केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2015 को ये स्कीम शुरू की थी।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इन दिनों सवालों के कटघरे में हैं। पूर्ण वीडियोस बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज के साथ साथ कई और लोग भी पोर्नोग्राफी के इस पूरे मामले की चपेट में आ गए हैं। मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल भी जोरों पर है। पुलिस लगातार यही दावा कर रही है कि राज कुंद्रा ही इस रैकेट के असली मास्टरमाइंड है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं पूरे मामले पर पूनम पांडे सहित शर्लिन चोपड़ा ने भी राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं। शर्लिन द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत राज के सपोर्ट में उतरी है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रही है। बीते दिनों राखी को लेकर शर्लिन ने बयान दिया था। वहीं अब राखी ने फेसबुक पर वीडियो साझा कर शर्लिन की जमकर क्लास लगाई है। बीते दिनों शर्लिन ने कुछ राखी सावंत से कहा था कि वो इस मामले में बयान ना दे क्योंकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं शर्लिन ने राखी को बेवकूफ बताते हुए कहा था कि बिना मतलब बेचारी लड़कियों का बयान जारी ना करे। वहीं राखी ने फेसबुक वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, शर्लिन चोपड़ा, हर कोई जानता है कि तू क्या करती है। स्वदेश लौटने पर ओलंपिक पदक विजेताओं को सोमवार को सम्मानित किया गया। सरकार की ओर से आयोजित भव्य स्वागत समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन खिलाड़ियों की यात्रा खेल उत्कृष्ट और जज्बे की अविश्वसनीय कहानी रही है। एक 5 सितारा होटल में आयोजित समारोह में सभी की निगाहें एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर टिकी थी। सम्मान समारोह में खेल मंत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट की। कांस्य विजेता पुरुष हॉकी टीम और चौथे स्थान पर रही महिला की टीम दोनों ने होटल पहुंचने के बाद केक काटकर जश्न मनाया। चोपड़ा ने सम्मानित होने के बाद कहा कि हम सभी मध्य वर्गीय परिवारों से आते हैं और परिवारों का समर्थन आवश्यक है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया और भारतीय हॉकी टीम का स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू, खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक के अलावा विभिन्न खेल संगठनों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के लिए होटल की लॉबी को फूलों से सजाया गया था।